हेलो स्टूडेंट। तो देखिएगा बेटा, हम फिनोल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने फिनोल का सेकंड रिएक्शन ड्यू टू बेंजीनिंग के बारे में डिस्कस किया। उसमें मैंने आपको फर्स्ट हेलोजिनेशन और सेकंड नाइट्रेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर 3। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 3 रिएक्शन, और नंबर 3 का मतलब है सल्फोनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सल्फोनेशन रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो आपका आता है कि सल्फोनेशन जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हम रिएजेंट जो यूज करेंगे वो हो जाएगा आपका कंसर्टेड H2SO4। अगर हम कंसर्टेड H2SO4 यूज नहीं करेंगे तो इसके रिप्लेस पर हम करेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया कि आपके H2SO4 में SO3 गैस को कंबाइन करना, और इसके वाया किसका फॉर्मेशन होता है? H2H2O7 ओलियम आयन का। तो ध्यान दें, सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर कंसर्टेड H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 को हम रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। अब बात आती है कि सल्फोनेशन रिएक्शन के फिनोल में क्या प्रोडक्ट होगा। तो ये मैंने लिया है फिनोल। अब हम फिनोल का रिएक्शन करेंगे कंसर्टेड H2SO4 के साथ। तो ये रिएक्शन हम करने जा रहे हैं कंसर्टेड H2SO4 के साथ, और ये रिएक्शन हम करने जा रहे हैं कंसर्टेड H2SO4 के साथ। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हमने टेम्परेचर लो रखा है, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर से मतलब है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हमने लो नहीं हाई टेम्परेचर रखा है, अर्थात इसके कंपेयर में हाई, इसके कंपेयर में हाई का मतलब है मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा है। तो अगर मैं लो टेम्परेचर रखूँगा तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो होगा, और अगर हाई टेम्परेचर रखूँगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट होगा वो पैरा होगा। तो जब हम लो टेम्परेचर रखते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका ऑर्थो पोजीशन पर होगा, और जब हम इसका टेम्परेचर हाई रखते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका पैरा होगा। और जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो आपका थर्मो डायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो ध्यान दे बेटा, अगर हम फिनोल का सल्फोनेशन करते हैं तो फिनोल का सल्फोनेशन लो टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट के साथ होगा, और हाई टेम्परेचर पर आपके पैरा प्रोडक्ट के साथ में होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बेंजीन है, और इस बेंजीन का हम रिएक्शन करके यहाँ से OH अर्थात केटेचोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको बताना है इसका फॉर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पर किस स्टेप्स का यूज करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा आपका सल्फोनेशन, अर्थात हम सबसे फर्स्ट रिएक्शन करेंगे कंसर्टेड H2SO4 के साथ। तो जब हम बेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे तो SO3H ग्रुप होगा, और जब बेंजीन का सल्फोनेशन होगा तो इससे फिनोल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो इससे फिनोल का फॉर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पर NaOH इन एसिड प्लस हीटिंग कर देंगे। नंबर 3, इसका अगेन हम यहाँ पर फिर सल्फोनेशन करेंगे, और अब की बार जो इसका सल्फोनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H2SO4 वो टेम्परेचर डिपेंडेड होगा, जिसको हम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे। और उसके बाद में नंबर 4 पर हम वापस वही NaOH इन एसिडिक मीडियम में इसको हीट कर देंगे, तो केटेचोल का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे होगा वो देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बेंजीन है, बेंजीन पर हम स्टेप नंबर फर्स्ट सल्फोनेशन करेंगे। तो बेंजीन पर सल्फोनेशन करने से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब जब इस पर हम स्टेप नंबर 2 यूज करेंगे
NaOH इन एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, ONA का फॉर्मेशन होगा NaOH की प्रेजेंस में। कैसे? क्योंकि NaOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले SO3ONA बनता है और वो रीअरेंजमेंट होकर सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, और सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम एसिडिक मीडियम में लेकर हीट करेंगे तो यहाँ से फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका स्टेप नंबर 2 में हो गया। अगेन इसका हम फिर सल्फोनेशन करेंगे। अब ये जो फिनोल बना है, इस फिनोल का रिएक्शन करेंगे हम वापस वही कंसर्टेड H2SO4 के साथ। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, सल्फोनेशन होगा, और वो भी कितने टेम्परेचर पर बेटा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपके पास ये ऑर्थो सल्फोनिक फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसका हम वापस वही NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। तो फर्स्ट जब इसको NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से OH और ऑर्थो पर ONA का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब इसका हम अगेन नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, ये आपका स्टेप नंबर 3 था, और जब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करके हीट कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, केटेचोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसी से रिलेटेड हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। अगेन हमने बेंजीन लिया है और इसका रिएक्शन किया है, और बेंजीन के रिएक्शन से हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो ये बनाया है, अर्थात हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल, ये बनाना है। तो इसके लिए वही अगेन बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम सल्फोनेशन करेंगे, अर्थात इसका रिएक्शन करेंगे हम कंसर्टेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन। सेकेंड स्टेप में जो आपका सल्फोनिक एसिड होगा उससे फिनोल का फॉर्मेशन करेंगे, किसके वाया, NaOH H+ और हीटिंग के साथ। उसके बाद थर्ड में अगेन हम सल्फोनेशन रिएक्शन करेंगे, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया, अगेन सल्फोनेशन करेंगे, अर्थात वही कंसर्टेड H2SO4 यूज करेंगे। बट ये स्टेप टेम्परेचर अफेक्टेड होगा, जिसके अंदर हम टेम्परेचर जो लेंगे वो टेम्परेचर होगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके अंदर आपका SO3H ग्रुप ऐड हो जाएगा। और इसका स्टेप नंबर जो 4 है उसके अंदर हम वापस NaOH इन एसिडिक मीडियम में लेकर हीट करेंगे, इसके वाया आपके पास OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये स्टेप, ये रिएक्शन किस मतलब ये जो स्टेप्स है हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट ये बेंजीन है, इस पर हम सबसे फर्स्ट लेंगे सल्फोनेशन। बेंजीन के सल्फोनेशन से वही बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब हमने जब फिनोल का GMP पढ़ा था तब हमने कहा था कि NaOH इन एसिडिक मीडियम पर जब हीट करते हैं तो यहाँ पर पहले ONA सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने से फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये फिनोल बन गया, ये स्टेप फर्स्ट में हुआ है और ये आपके स्टेप सेकेंड में हुआ है। अगेन स्टेप थर्ड, अगेन हम यहाँ पर इसका सल्फोनेशन करेंगे, और अब की बार जो सल्फोनेशन होगा वो टेम्परेचर अफेक्टेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। इसके वाया यहाँ से पेरा प्रोडक्ट मेजर होगा, तो OH के साथ में पेरा पोजीशन पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, SO3H का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पर हम स्टेप नंबर 4 यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 में जब हम NaOH को यूज करेंगे तो यहाँ से आपके जो SO3H ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करके हीटिंग कर देंगे तो फिनोल मतलब ये ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर बेंजीन से हम केटेचोल का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप और थर्ड और फोर्थ स्टेप चारों कॉमन होगी, बट स्टेप नंबर 3 के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस होगा। हाइड्रोक्विनोन और आपके जो केटेचोल है, अगर हम केटेचोल चाहते हैं तो थर्ड स्टेप पर टेम्परेचर हमें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा, और अगर हम हाइड्रोक्विनोन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्टेप नंबर 3 में टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन
मतलब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने थर्ड नंबर का रिएक्शन सल्फोनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम नंबर 4 FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 4 FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो यह है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो उसमें सबसे फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है एल्काइलेशन। तो हम जो सबसे फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्काइलेशन। ध्यान दें, फिनोल के अंदर एल्काइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ये फिनोल है, अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं एनाइडस AlCl3 के साथ, तो आपको पता है एनाइडस AlCl3 लुईस एसिड है और फिनोल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये बेस की तरह भी बिहेव कर देता है। और ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए फिनोल जो है वो एनाइडस AlCl3 के साथ जनरली FCR रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसके बारे में हम क्या लिख रहे हैं तो देखिएगा, फिनोल डज नॉट गिव alkylation reaction because it form कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कॉम्प्लेक्स विद लुईस एसिड। अर्थात फिनोल जो है वो एल्काइलेशन शो नहीं करता, क्योंकि वो आपके जो लुईस एसिड है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर हम फिनोल का एल्काइलेशन करना चाहें तो वो पॉसिबल है। उसके लिए हम लुईस एसिड को एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं। तो इसके लिए फिर हम लिखेंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव AlCl3। बट अगर हम एक्सेसिव AlCl3 को लेते हैं तो ऐसी कंडीशन पर फिनोल शो एल्काइलेशन रिएक्शन, ऐसी कंडीशन पर फिनोल में एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाता है। तो देखिएगा, इसके लिए सबसे कॉमन एग्जांपल लिया मैंने, ये फिनोल है, इस फिनोल का रिएक्शन करेंगे हम एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनाइडस AlCl3 और वो भी एक्सेसिस में। तो बताओ, यहाँ से आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो क्या होगा? CH3 प्लस मिथाइल। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये इसकी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जाके ऐड होगा। तो यहाँ से आपके पास ऑर्थो क्रिसोल और पैरा क्रिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अर्थात ऐसी कंडीशन पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्रिसोल होगा, जो कि ऑर्थो क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल होगा। और अगर इसी की रिएक्शन में करा देता हूँ एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ से भी आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो होगा CH3CH2 प्लस एसिटिल ग्रुप, और इसके वाया वही ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक प्रोडक्ट में ऑर्थो पर एसिटिल ग्रुप इथाइल ग्रुप लगेगा और एक के अंदर आपके पैरा पोजीशन पर इथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये एल्काइलेशन ऑफ फिनोल का पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसका एसाइलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप तब तक इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम इसमें सेकेंड नंबर की रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एसाइटिलेशन के बारे में।
और हमें पता है कि एसाइटिलेशन रिएक्शन को हम शॉर्टन बोमन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम है शॉर्टन बोमन रिएक्शन, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिएगा क्या रिएक्शन होता है कि ये फिनोल है, इस फिनोल का रिएक्शन हम करेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, कोई सा भी मीडियम ले लो, या चाहे तो हम इसका रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। तो जब इसका रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ करेंगे तो जहाँ से ये वाला ग्रुप रिप्लेस होगा, तो ध्यान दें ये बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसके वाया यहाँ से OC डबल बॉन्ड OCH3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और इसके अंदर बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, और इसके अंदर ये ग्रुप इस H के साथ मिलके यहाँ से, तो जैसे देखो ये ग्रुप तो इसके साथ ऐड हो गया, ये वाला ग्रुप यहाँ से कौन कौन से ग्रुप से ब्रेक हुआ, यहाँ से, क्योंकि ये प्लस यहाँ पर हुआ माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये रिमेनिंग जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, तो इसके अगर कॉमन नेम की बात करूँ तो फिनाइल, और इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो एक तो हो जाएगा फिनाइल एसीटेट। और अगर IUPAC नेम की बात करूँ तो एस्टर है, तो एस्टर में सबसे पहले R, तो R यहाँ पर रिंग है तो रिंग के लिए फिनाइल, और 2 कार्बन का चेन है तो 2 कार्बन के चेन के लिए क्या हो जाएगा, एथेनोएट। तो ये हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दें ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है उसको बोलते हैं फिनाइल एसीटेट या फिनाइल एथेनोएट। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, अगर हमें किसी भी रिएक्शन में OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हो तो देख लीजिएगा, जब हमने इसका एसाइटिलेशन करवाया तो रिएक्शन रिंग के ऊपर होना चाहिए था, बट रिंग पर नहीं हो रहा, कहाँ पर हो रहा है, उस H पर। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो वो ध्यान दें, दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट ऑफ OH ग्रुप। इस OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो आपका जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर हम इसको, तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, और जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट। कहने का मतलब जब आपके पास फिनाइल एसीटेट या फिनाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन हुआ है तो इसको हम हीट करेंगे, तो इसको जैसे हम हीट करेंगे यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, और जो रीअरेंजमेंट हो रहा है इस रीअरेंजमेंट को हम फ्रिस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। और फ्रिस रीअरेंजमेंट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हम लो टेम्परेचर लेंगे तो प्रोडक्ट अलग होगा, अगर हम हाई टेम्परेचर लेंगे तो प्रोडक्ट अलग होगा। जैसे भी हमने देखा था कि सल्फोनेशन रिएक्शन में हम अगर लो टेम्परेचर लेते हैं तो प्रोडक्ट आपका ऑर्थो बनता है, और अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, पेरा बनता है। वैसे ही यहाँ पर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है और इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, और इस रीअरेंजमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, फ्रिस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इस रिएक्शन को आगे के लिए कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा अभी हमने ये रिएक्शन को डिस्कस किया था, तो इसके अंदर हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा था फिनाइल एसीटेट। तो ये है फिनाइल एसीटेट, ये आपके पास फिनाइल एसीटेट है, और ये जो फिनाइल एसीटेट है इस पर रिएक्शन करेंगे हम। तो मैंने कहा था प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेड है, तो इसका रिएक्शन करेंगे हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीटिंग पहला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात लो टेम्परेचर, और सेकंड है AlCl3 के साथ हीटिंग लगभग 100 से
150 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर हम यूज करेंगे हाई टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल सल्फोनेशन के अपोजिट है। सल्फोनेशन में लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, बट यहाँ पर ऑर्थो नहीं, यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा, और हाई टेम्परेचर पर आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अर्थात लो टेम्परेचर पर आपके पास ऑर्थो पैरा, और हाई टेम्परेचर पर आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, इसको बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, इसका नाम होगा। अब इनके लिए कुछ की पॉइंट्स है। जिस प्रकार से हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल के बारे में डिस्कस किया था, वैसे अगर हम बात करें तो आप जरा देखिएगा इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? इंटर। तो यहाँ पर इंटर मोलिक्यूलर बॉन्डिंग है। जबकि अगर हम बात करें तो इनके अंदर कंपाउंड ग्रुप में है, तो यहाँ पर इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि उसके अंदर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर यहाँ पर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो इंटर मोलिकुलर मैकेनिज्म के वाया होगा, जबकि यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी वो होगी इंट्रा मोलिकुलर। तो ध्यान दे, वहां पर इंटर मोलिकुलर मैकेनिज्म है, यहाँ पर आपके इंट्रा मोलिकुलर मैकेनिज्म है। यहाँ पर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की भी पॉसिबिलिटीज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? क्रॉस प्रोडक्ट कैन आल्सो बी फॉर्मिड, अर्थात यहाँ पर आपके सेल्फ के साथ साथ में क्रॉस प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पर ओनली फॉर सेल्फ प्रोडक्ट फॉर्मिड। यहाँ पर ओनली फॉर सेल्फ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब आप जरा देखो यहाँ पर इनके अंदर क्या हो रहा है? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मोर होगा। बॉइलिंग पॉइंट मोर है क्योंकि इसके अंदर मोर एसोसिएशन टेंडेंसी है, अर्थात ये मोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जबकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होगा, क्योंकि इसके अंदर लेस एसोसिएशन टेंडेंसी है, अर्थात इसमें कंबाइन होने की कैपेसिटी लेस होती है। अब आप बताओ, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा तो इसकी वोलेटाइल नेचर भी क्या होगी? लेस। तो इसकी वोलेटाइल नेचर जो है वो लेस है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? मोर वोलेटाइल इन नेचर होगा। तो ध्यान दे, ये मोर वोलेटाइल इन नेचर है, जबकि वो लेस वोलेटाइल इन नेचर है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा तो हमें पता है इसकी सोलेबिलिटी भी मोर होगी। तो ध्यान दे, ये मोर सोलेबल होगा। और आपको पता है अगर इसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है तो इसकी सोलेबिलिटी भी क्या होगी? लेस होगी। तो इसी के साथ आपका ये एसिटिलेशन का जो पोर्शन है, इसके अंदर आपका ये जो फ्रिश रीअरेंजमेंट है, इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? फ्रिश रीअरेंजमेंट। तो ये इसी के साथ फ्रिश रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने एफसीआर में आपको एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन के बारे में वो डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है। हमें पता है कि ये फिनोल है, और ये फिनोल है, तो सबसे पहले हम इस फिनोल का रिएक्शन करेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको पता है कि जो फिनोल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा।
और एसिड बेस रिएक्शन के वाया सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट। अगर हम इस सोडियम फिनॉक्साइड जो है इसका रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ, अर्थात वापस वही एल्काइलेशन का पोर्शन है, बट इसको हम एल्काइलेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये सोडियम जो फिनॉक्साइड है वो भी हैव है न्यूक्लियोफाइल, और ये भी SN2 रिएक्शन है जो लेस क्राउडेड ग्रुप के साथ है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगा यहाँ से हेलोजन लीविंग ग्रुप हो जाएगा और ये इस पर अटैक करेगा, इसके वाया यहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमें पता है कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर आपके पास एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिएगा इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करूं। तो जैसे देखिएगा मैंने लिया है फिनोल और इस फिनोल का रिएक्शन किया है मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो पहले NaOH इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर इस पर अटैक करेगा तो इसके वाया यहाँ से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम होता है एनीसोल। इसका कॉमन नेम क्या है, एनीसोल। अगर ऐसे ही हम इसकी रिएक्शन अगेन आप करा रहे हैं इथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ जाएगा। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेनिटोल। तो यहाँ पर फेनिटोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे अगर हम इसका रिएक्शन करा दें CH3CH2CH2Cl एंड प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस मीडियम, तो यहाँ पर आपके पास प्रोपाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो हम जो भी अल्काइल ग्रुप लेंगे वो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, और यही रिएक्शन आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। बट इसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि अब की बार हमने जो फिनोल का रिएक्शन कराया है वो कराया है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, अर्थात अब की बार हमने रिएक्शन कराया है आपके एलाइल हैलाइड के साथ, एलाइल हैलाइड के साथ, और वो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ऐसी कंडीशन पर भी आपका रिएक्शन वही सेम होगा, और यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट होगा ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड और CH2, अर्थात अब की बार आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट होगा एलाइल फिनाइल ईथर। आपके पास एलाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान दें, हमने मिथाइल क्लोराइड के साथ किया तो एनीसोल, इथाइल क्लोराइड के साथ किया तो फेनिटोल, प्रोपाइल क्लोराइड के साथ किया तो ये बना, और एलाइल हैलाइड के साथ किया तो ये रिएक्शन है। ये सभी आपके विलियमसन ईथर सिंथेसिस का पार्ट है। बट एलाइल फिनाइल ईथर के केस में एक स्पेशल कंडीशन है क्या, कि यहाँ से अगर इसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये रीअरेंजमेंट करता है, और जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसको हम क्लेंसन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ से एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको मैंने हीट किया है, और हीट भी किस पर किया है, हाई टेम्परेचर पर किया है। तो ध्यान रखना, एलाइल फिनाइल ईथर को अगर हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो यहाँ से बताओ क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लेंसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ध्यान रखना अगेन दोबारा कि अगर हम फिनोल का रिएक्शन एलाइल हैलाइड के साथ करते हैं तो एलाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। आपका जो एलाइल फिनाइल ईथर है वो गिव रीअरेंजमेंट रिएक्शन व्हेन हीटेटेड एट हाई टेम्परेचर। अगर इसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन को शो करेगा, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लेंसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लेंसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे क्लेंसन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो अब हम क्लेंसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है ये रिएक्शन, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो देखिएगा। आपके पास यही प्रोडक्ट था, ये वाला कार्बन मैंने 14 लिया है, ध्यान दें, मतलब आइसोटोप लिया है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम एलाइल फिनाइल ईथर। और एलाइल फिनाइल जो ईथर है, इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यहाँ से इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट के वाया जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोडक्ट ये होगा। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ओनली ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्मेड। इस रिएक्शन के अंदर ओनली ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्मेड होगा। हाँ, अगर आपकी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, बोथ ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, तो ही पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इफ बोथ ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक्ड, देन पैरा प्रोडक्ट फॉर्मेड। तो ही पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आप देखो, ऑक्सीजन के साथ में 14 नंबर का कार्बन लगा हुआ है, बट आप देखो यहाँ पर 14 नंबर का कार्बन बाहर की साइड है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखिएगा। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, तो जरा देखिएगा, मैं इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। ये हमने एलाइल फिनाइल ईथर लिया है। अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म के अंदर, जब इसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है। तो मैं इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर लेता हूं। तो इसको देखो, मैंने इस तरह से अरेंज किया है। ओ, यहाँ पर CH2 14, फिर CH डबल बॉन्ड और CH2, ये मैंने इसको अरेंज किया है। सबसे पहले क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, तो यह नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अपना इस कार्बन को गिवन करेगा, तो इसके पास वैलेंसी बढ़ जाएगी। ये अपना नेगेटिव चार्ज आगे प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके वाया यहाँ से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा, मैं यहाँ से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा हूं। इसके वाया यहाँ से एक साइकिल ट्रांजिशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके अंदर देखिएगा ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, तो यहाँ से होगा बॉन्ड ब्रेक। यहाँ पर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनेगा, इसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको बोलेंगे बॉन्ड ब्रेक। और यहाँ पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। जब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ से हीट हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपका 40 नंबर का कार्बन। तो यहाँ से जो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होते आपके पास बन जाएगा O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो देखो अब आप, ये आपका जो 40 नंबर का कार्बन वो बाहर हो जाएगा, ये कार्बन यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो ये CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 और 14 हो जाएगा। ये आपके, सॉरी, यहाँ से पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होगा,
तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब आप जरा देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी है। अब यहाँ से इसमें आगे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, क्योंकि आप देखो कीटोन है, कीटोन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर अल्फा कार्बन लगा, अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, और अल्फा हाइड्रोजन के केस में यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा। तो टॉटोमेरिज्म के वाया ये ऑक्सीजन यहाँ पर चला जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके वाया ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही वापस रिंग, और यहाँ पर वही CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और 14 इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपके था, मैंने इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखा। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, तो यहाँ तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा या न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से ये बन गया। अब आप देखो कीटोन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन को अल्फा, और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा, यहाँ से टॉटोमेरिज्म होगा, इसके वाया फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। इसमें आपके ऑर्थो प्रोडक्ट बना है। अब हम यहाँ से पैरा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, तब तक आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम पैरा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट ये है, यहाँ 40 नंबर CH2 CH और CH2, और इसके ऑर्थो पर भी हमने कोई ग्रुप G लगा दिया, और इसकी इस ओर वाली ऑर्थो पोजीशन पर भी हमने G ग्रुप लगा दिया। और इसको हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें भी आपका वही रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप तो सिमिलर रहेगा, इसमें आपका वही फर्स्ट स्टेप जो है पहले के सिमिलर है। तो फर्स्ट स्टेप में हम तो साइक्लिक फॉर्म बनाकर वो बना देते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो O, यहाँ से ये बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इस कार्बन को गिवन करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ इसके वाया ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। मैं बना देता हूँ। यहाँ पर आपका G ग्रुप है, यहाँ पर ये, और यहाँ पर आपका CH2 है, ये CH है, और ये डबल बॉन्ड CH2 है, और ये 14 है। तो आप जरा देखो, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तो ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक, तो बॉन्ड ब्रेक। यहाँ पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये आपकी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। जब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से कन्वर्ट हुई, तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा। इसमें यहाँ पर भी G है, ये G ग्रुप, यहाँ पर भी G ग्रुप है। अब देखो ये ग्रुप यहाँ से ऐड हुआ, तो ये ग्रुप CH2 यहाँ पर ऐड हो गया। CH2 के बाद में यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। अब आप देखो अगेन इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कोई भी ऑर्थो पोजीशन नहीं, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर अगेन वापस क्या होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वापस अगेन रीअरेंजमेंट हो गया। तो बताओ इसके वाया क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर G और यहाँ पर भी G। अब आप देखो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर आपके, और ये आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूं कि यहाँ पर ये 40 नंबर का कार्बन है, तो ये पैरा पोजीशन पे कैसा आएगा। तो जैसे ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका CH2 40 नंबर का कार्बन हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड H2 आ जाएगा। ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होते ही ये देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, और आप जरा देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर टॉटोमेरिज्म अगेन होगा, बट ऐसे टॉटोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरा टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। क्यों,
क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये एक प्रकार से पैरा पोजीशन है, जहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और किसके वाया जाएगा, रेजोनेंस के वाया। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पर हटेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगेगा। तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर G, यहाँ पर भी G है, यहाँ पर आपके पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और 14 आइसोटॉप हो जाएगा। अब आप देखो जैसे ये H यहाँ से हटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस के वाया यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और टॉटोमेरिज्म के वाया यहाँ पर OH, यहाँ पर भी G, यहाँ पर भी G और पूरी रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर वही आपके पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और 14 अर्थात पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक होती है तो पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज इसमें हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ आपके अंदर इसका दोनों मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ OCC डबल बॉन्ड C और C। ये एग्जाम्पल लिया मैंने और इसको हीट करेंगे 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से क्या होगा, वही वापस आपका क्लेंसन रीअरेंजमेंट होगा। तो देखो किस तरह से होगा, सिंपल अब प्रोडक्ट बनाएंगे हम। ये पाई बॉन्ड है, तो देखो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पर। ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ। और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, O डबल बॉन्ड, यहाँ पर पाई है और ये पाई रहेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये डायरेक्ट जुड़ेगा इस वाले कार्बन से। ये वाला कार्बन जोड़ दिया, इस कार्बन पर ये मिथाइल है तो इस मिथाइल को हम नीचे की साइड रख देंगे। फिर इसके बाद में ये कार्बन जोड़ेंगे, कौन सा वाला, ये वाला, वो भी कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। और उसके बाद अगला कार्बन जोड़ेंगे किससे, डबल बॉन्ड से। ये हो गया। और ये H, यहाँ से इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और इसके वाया ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात ये कंप्लीट रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये यहाँ चला जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड C और CH3। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब की बार मैंने OC CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये एग्जाम्पल लिया है। तो देखो वही सबसे पहले इसमें हीटिंग करेंगे, रीअरेंजमेंट होगा। तो सभी में प्रोसेस वही रहेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड इस वाले पर जाएगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो O डबल बॉन्ड, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ से पाई बॉन्ड हट गया, ये डायरेक्ट पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन से अटैच होगा, तो ये CH2 हो गया, ये वाला कार्बन। इसके बाद में यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका CH हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा और इस CH के साथ में ये CH3 ग्रुप भी लग जाएगा। अब यहाँ से इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब हम लेते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, OCC डबल बॉन्ड C और PH, ये लिया आपकी बार हमने एग्जाम्पल। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हमने एक मिथाइल ग्रुप भी लगा दिया। वही अगेन इसको हीट करेंगे हम, वही हाई टेम्परेचर पर। तो देखो अब की बार इधर मिथाइल है, तो इधर की साइड से नहीं होगा, इधर वाली साइड से होगा। जैसे ले लूँ तो यहाँ पर अब की बार इस साइड से होगा, तो क्या होगा देखो मैं बता दूँ एक्सप्लेन। ये वाला जो ग्रुप है वो इस वाले कार्बन पे ऐड होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, O डबल बॉन्ड
O डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर मिथाइल है, और ये पाई बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा और ये पाई बॉन्ड ऐसे रहेगा। अब देखो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच होगा, तो ये वाला कार्बन मैंने इस कार्बन से अटैच कर दिया जिस पर क्या लगा हुआ है पीएच। उसके बाद में ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो सी यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ये बन गया। अब इसमें क्या हो जाएगा आगे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म के वाया या हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, पाई बॉन्ड वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा OH, वापस वो रिंग यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड C और PH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने ये लिया इसके बारे एग्जाम्पल के लिए OC PH CH CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने इस वाले कार्बन पर भी मिथाइल लगा दिया, इस वाले कार्बन पे, अर्थात अब की बार ऑर्थो पोजीशन को हमने क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया। अब बताओ अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो इसी कंडीशन पर पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर इसको हम हीट करेंगे 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या होगा, तो जब इसको हम 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो इसका पैरा पोजीशन पर जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर बनेगा OH, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा वो देखिएगा। यहाँ पर आ जाएगा C, सेम एज इट ऐसे कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा PH C डबल बॉन्ड CH2। ऐसा क्यों सुनना, क्योंकि सबसे फर्स्ट ये आपके ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होगा तब ये आपका इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो पहले मैं इसका इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर हो जाएगा O डबल बॉन्ड C CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये देखो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा इस पर, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये तो बन गया O डबल बॉन्ड। यहाँ से पाई बॉन्ड आपका खत्म हो गया, ये वाला ग्रुप इससे जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, उसके अगले कार्बन पे CH, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर CH और इस पर क्या लग जाएगा PH। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, इसके वाया इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर वन टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इनवर्स हो जाएगा, और अगेन वापस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आपका इनवर्स वापस चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर वन टाइम रीअरेंजमेंट हो रहा है तो इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मतलब ये इनवर्स हो जाएगा, आपका जो CH2 डबल बॉन्ड एड है वो सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाला डबल में आ जाएगा। बट यही अगर 2 टाइम हो रहा है तो वापस वही कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा जो स्टार्टिंग में था। इसी के साथ आपका ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने फ्रिश रीअरेंजमेंट और क्लेंसर रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपको न्यू अपडेट या न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।